Hello 10th class. Now we start the chapter number 6 manufacturing industry in geography. हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एक एग्जांपल से। ऑन द ओकेशंस ऑफ दिवाली का ओकेशन था। हरीश जो है अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में गया और वो उसने जो है कुछ कपड़े जूते ये ख़रीदे। उसकी जो मम्मी थी उसकी मम्मी ने शुगर टी दिया यूटेंसिल बर्तन वगैरह ये परचेज़ करे। तो हरीश ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मार्केट में ना डिफरेंट आइटम को बेचने के लिए डिफरेंट प्रकार की शॉप थी। तो वो बहुत हैरान था कि ये सारा सामान जो इतनी लार्ज क्वांटिटी में बनता कैसे है। तो उसके पिताजी ने एक्सप्लेन किया कि जो शूज़ है, क्लोथ है, शुगर है, ये सभी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में। और जो यूटेंसिल यानी कि बर्तन वगैरह स्मॉल इंडस्ट्री में बनते हैं। और जो दीवे होते हैं वो इंडिविजुअल जो आर्टिशन होते हैं हाउस होल्ड में यानी कि कुम्हार वगैरह ये बनाते हैं। तो डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री? क्या आपको इन इंडस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो वर्ड आया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जब रॉ मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। तो जो ये प्रोसेसिंग होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी कब बनती है? जब रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो डू यू नो दैट? ये तो हो गया बात मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? फिर बात आती है कि पेपर जो है, क्या पेपर वुड से वुड से बनता है? क्या शुगर केन से शुगर बनती है? आयरन और स्टील जो है वो आयरन और एल्युमिनियम फ्रॉम बक्साइट से बनता है। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ जो क्लॉथ होते हैं वो यार्न से विच इट सेल्फ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या इन सब चीज़ से बनती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटी, पीपल्स जो है बहुत सारे लोग बाग रोजगार में है वृत्तिक क्रियाओं के अंदर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में। द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिशिंग गुड्स, जहाँ प्राइमरी यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड में तैयार किया जाता है वहाँ लोग नौकरी करते हैं। वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार वर्कर जो है अलग अलग फैक्ट्री में काम करते हैं। टेक्सटाइल है, बेकरी है, डिफरेंट प्रकार के फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ये सभी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनकी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर होते हैं। सम पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, कुछ लोग रोजगार करते हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने में। जो हमने पीछे चैप्टर किया था कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उसमें मैं आपको बता चुकी थी ये सब बातें। वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, परंतु आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर हम आर्थिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं एक कंट्री के, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को ही हम मेजरमेंट करके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन तो राइज हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? और दिस सेक्टर इट इज़ इंक्लूड, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड है। तो फिर पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बैकबोन है किसका? डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आर्थिक डेवलपमेंट की बैकबोन है एक प्रकार से। क्यों है? कारण क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो है
केवल हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइजिंग ही नहीं करने में सहायता करता, बल्कि जो कि बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह भी काम करता है। और ये रिड्यूस कर देता है कि जो लोग एग्रीकल्चर केवल डिपेंड थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अब उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टेरिसरी सर्विस में भी लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग केवल एग्रीकल्चर को ही मॉडर्नाइज नहीं करता है, बल्कि वो लोगों को, जो लोग डिपेंड है केवल एग्रीकल्चर पे, उनको भी जो है रिड्यूस करता है और उनको कहाँ शिफ्ट करता है, सेकेंडरी एंड टेरिसरी सेक्टर। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशंस फॉर इरिडिगेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट होती है तो ये बेरोजगारी और गरीबी को भी काफ़ी हद तक दूर करता है। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और ये मेन एक फिलोसफी आप कह सकते हो, विचारधारा है जिसके पीछे छुपी हुई है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया में। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। और साथ ही साथ इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है ताकि ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया के अंदर भी जो है एस्टैब्लिश की जाए इंडस्ट्रियों को, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सके और वो एरिया भी डेवलप हो सके। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है और ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए किसकी ब्रिंग इन मच, किसकी ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की। कंट्रीज से हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना विदेशी जो रुपया है वो हमारे देश में आएगा। फिफ्थ इसका जो रीज़न है वो क्या है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड goods of higher value or prosperous. India's prosperity lie in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. कि इन जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रियाँ जो भी हैं, देश हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में तैयार करते हैं, बिल्कुल तैयार कर एकदम वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करते हैं, हायर वैल्यू में। और इंडिया जो है उसमें इंक्रीजिंग और डाइवर्सिंग जो है इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये जल्दी करना जो है संभव भी होता है। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे उनको शिफ्ट करती है सेकेंडरी और टेरिसरी सेक्टर में। दूसरा, उससे गरीबी दूर होती है, बेरोजगारी दूर होती है। तीसरा, जो रीजनल बैकवर्ड एरिया है वहाँ अगर इंडस्ट्री सेटअप कर दे तो वहाँ भी जो है उस एरिया की भी डेवलपमेंट होती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, हम फॉरेन एक्सचेंज को जो हमें ज़रूरत है उसको हम अपने देश में लेकर आते हैं। फिर रॉ मटेरियल फिनिशिंग गुड में, वैल्यूएबल गुड्स में जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाता है, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो है क्विकली संभव है। तो ये रीज़न है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग की क्यों, मतलब कि क्या महत्व है इसका, तो ये रीज़न है। अब बात करेंगे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया have given a major boost to agriculture by raising its productivity। जो एग्रो इंडस्ट्री है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फिनिशिंग गुड्स में तैयार किया जाता है, उस इंडस्ट्री जो हैं उसके कारण जो है एग्रीकल्चर में भी काफ़ी एकदम बदलाव आया है, चेंज आया है। किसकी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है।
So they depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps. और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, जैसे इरिगेशन पंप है, फर्टिलाइज़र है, एंटीसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, प्लास्टिक है, पीवीसी पाइप है। तो इंडस्ट्रियों में ये सामान बनता है, ये जाता है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी के लोग बाग जो फार्मर है वो खरीदते हैं, उनको बेचता है, और फार्मर जो है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को देता है। तो इससे दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। Tools to the farmer. Thus the development and competitive of manufacturing industry has not only assist agriculturalists in increasing their product but also made the production processes very efficient. ये केवल एग्रीकल्चर को इससे केवल जो कंपटीशन जो इंक्रीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो विकास है वो केवल एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं इंक्रीजिंग कर रहा, बल्कि इससे साथ ही साथ प्रोडक्शन जो है वो उसकी प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होती है। इन द प्रेजेंट डे की बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आवर इंडस्ट्री नीड टू मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव, इसलिए हमारे जो उद्योग है उनको और ज़्यादा योग्य बनना है, कंपटीशन में आना है। सेल्फ सफिशेंसी अलोन इज़ नॉट एनफ, सेल्फ सफिशेंसी ही एनफ नहीं, काफ़ी नहीं है, बल्कि आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। अब हमें केवल अपने ही देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं करना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें अपनी क्वालिटी वाइज जो है सेटअप होना है। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। जब हम अपनी क्वालिटी को भी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर देंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि एक तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। अब बात करेंगे कि इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड, अगर हम 2 दशक की बात करते हैं, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड एट 70% ऑफ GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ इंडस्ट्री, विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिक एंड गैस। इनकी टोटल जो 27% है उसमें से 10% तो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कंट्रीब्यूशन है, 70% जो है मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 70% जो है कंट्रीब्यूशन है, जबकि 10% माइनिंग, क्वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्टर्न एशियन इकनॉमी, परंतु अगर हम ईस्ट एशियन इकनॉमी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं तो ये बहुत कम है। वेयर इट इज़ 25 to 35%, जहाँ 25 से 35% कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट 2 डिकेड हैज़ बिन अराउंड 7% पर एनम, पर साल जो है 7% था पहले। द डिज़ायर ग्रोथ रेट नेक्स्ट डिकेड अगले साल 12% हुआ, और 2003 के अंदर ये 9 to 10% जो है इसमें ग्रोइंग हुई। विद द appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, ये एक जो इंक्रीज़ हुआ है उसका मेन रीज़न है कि सरकार ने भी इसमें जो है चेंजमेंट की प्रोत्साहन दिया इंडस्ट्रियों को, और इंडस्ट्रियों ने भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। इकोनॉमिक्स predicate that manufacturing can achieve its target over the next decade। जो अर्थशास्त्री है वो उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो अचीव कर सकती है अपने टारगेट को अगले दशक में। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विथ दिस ऑब्जेक्टिव। एक NMCC जो है सेटअप किया गया था मेन इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियाँ कहाँ सेटअप होती है, कहाँ जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है इंडस्ट्रियाँ सेटअप करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है क्योंकि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। क्योंकि इंडस्ट्रियाँ जो है इन चीज़ों पे डिपेंड रहती है, जहाँ आसानी से कच्चा माल मिल जाए, मजदूर मिल जाए, पूंजी मिल जाए, पावर मिल जाए और मार्केट आसानी से मिल जाए, वहीं इंडस्ट्रियाँ सेटअप होती है। और इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, और एक ही प्लेस पर ये सारा सामान अवेलेबल हो ये भी ज़रूरी नहीं है।
Manufacturing activity tends to locate at most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होती है, जो इंडस्ट्रियाँ सेटअप होती है, ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर होती है, या तो वो सारे फैक्टर जैसे पानी है, बिजली है, बाजार है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, या तो सभी एक जगह मिल जाए, या फिर आसानी से कम दाम पर आसपास के एरिया से मिल जाए। तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियाँ यानी कि उद्योग स्थापित किए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, जब इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अर्बनाइजेशन फॉलो, जहाँ इंडस्ट्रियाँ होंगी वहाँ शहरीकरण भी स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी, कई बार क्या होता है इंडस्ट्रियाँ जो है या तो शहरों के नज़दीक में होती है या बिल्कुल शहर में होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, अगर औद्योगिकरण होगा तो शहरीकरण भी होगा, साथ ही साथ चलता है, क्योंकि सिटी प्रोवाइड मार्केट, क्योंकि जो शहर होते हैं वो मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे बैंक की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट की, लेबर की, कंसल्ट की, फाइनेंशियल एडवाइस, सब तरह की सुविधाएं जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेवाड़ी के पास बावल, धारूहेड़ा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियाँ हैं। पहले ये रेवाड़ी के पास जो धारूहेड़ा और बावल थे बहुत बैकवर्ड थे, परंतु जैसे जैसे इंडस्ट्रियाँ सेटअप हुई तो इनका जो है शहरीकरण होना शुरू हो गया, और यहाँ बैंक की फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की, इंश्योरेंस की, क्योंकि यहाँ आसानी से ये सभी सुविधाएं जो है इन इंडस्ट्रियों को आसानी से मिलने लगी। तो इसी प्रकार से जो है इंडस्ट्रियाँ वहीं लोकेटेड होती है जहाँ ये चीज़ें या तो उसी जगह पर अवेलेबल हो या फिर आसपास के एरिया से कम कॉस्ट में इनको मिल जाए। क्लियर? क्योंकि शहरी अब इंडस्ट्रियाँ यहाँ सेटअप हुई है तो यहाँ मार्केट भी अच्छी हो गई है, लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा, और तो सब इन लोगों की भी ज़रूरतें पूरी हुई और इंडस्ट्री की भी ज़रूरतें पूरी होने लगी। मैनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as agglomerations economy। कई बार जो होता है कि इंडस्ट्रियाँ जो हैं बहुत सारी ऐसी मैनी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कम टुगेदर एक साथ अपने साथ लेकर आती है, क्या? टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज, उसका फ़ायदा जो ऑफर कौन करता है? बाय द अर्बन सेंटर, शहरी जो क्षेत्र एरिया है वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा देता है, जिसको हम एग्लोमेरेशंस इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्रीगेशन टेक प्लेस, तो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो डेवलप करती है। एग्लोमरेशन इकोनॉमी होती क्या है? यानी कि ढेर सारी अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि हर तरह की सुविधाएं जो हैं वहाँ अवेलेबल होनी शुरू हो जाती हैं, वो ऑफर करती है, इस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलता है, जैसे बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, अलग अलग लोगों को हर प्रकार की जो है हर मतलब कि इकोनॉमिक जो ढेर प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो जो है अपने साथ लेकर आती है और ये उसको यूज़ करते हैं। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं तो मोस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ओवरसीज ट्रेड थी, समुद्र के द्वारा जो ट्रेड किया जाता था, तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के आसपास जो है ऐसे स्थानों पे थी। देयर emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland कि ज़्यादातर जो है ये क्या था, इंडस्ट्रियाँ जो है पॉकेट की तरह थी, मतलब छोटी छोटी सी, बस बहुत कम संख्या में जो है इंडस्ट्रियाँ थी और सराउंडेड और डेवलप कर रहा था अर्बन सेंटर को सराउंडेड, जो उसके पास जो है एग्रीकल्चर रूरल एरिया था सिर्फ यहीं तक ही सीमित थी। इंडस्ट्री का जो मार्केट लिंकेज होता है कि क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री क्या क्या चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, जैसे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी और मनी फिर, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या है, पैसा खर्च, इनपुट है ये इंडस्ट्री का,
रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको ये सब चीज़ की जरूरत पड़ती है और ये बदले में उनको पेमेंट करते हैं और फिर यहाँ से सामान बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से आउटपुट, आउटपुट से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है मार्केट में और मार्केट से क्या मिलेगी, इनको मनी मिलेगी, ठीक है, और ये भी मनी प्रोवाइड करते हैं। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज एट लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकल ऑफ इंडस्ट्री। ये भी इसको प्रभावित करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेबर की एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन है, ये भी जो है इसको काफ़ी प्रभावित करती है। उस जगह पर जो है इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा सेटअप होती है उस स्टेट के अंदर जहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियों के फेवर में रहती है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, जहाँ आसानी से कम दाम पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ फैक्ट्री सेटअप होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लागत कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मार्केट। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और फिर क्वेश्चन है कि वेयर इंडस्ट्रीज आर सेट, यानी कि लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होती है, इंडस्ट्री के लिए क्या क्या जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और फिर हमारा था व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन यानी कि शेयर ऑफ द इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो आप इस पूरे टॉपिक लेक्चर को पहले ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें।